किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में पैदावार कम होने के 10 प्रमुख कारण। ये 10 कौन से कारण हैं जिससे हमें गेहूं में अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। और कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है अच्छी किस्म का चयन ना करना। अगर आपने अच्छी किस्म का चयन नहीं किया है, अगर आप कोई ऐसी पुरानी किस्में लगा देते हैं जिसमें उतना अच्छे से कल्ले नहीं आते हैं, अच्छे से फुटाव नहीं होता है, बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, तो भी हमें उत्पादन कम ही मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको, जब भी आप किसी भी फसल की बुआई करिए, तो हमेशा नई उन्नतशील वैरायटियों का चयन करिए, क्योंकि जैसे जैसे किस्में पुरानी होती चली जाती है उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, उसमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं और हमें पैदावार भी कम देखने को मिलता है। तो हमेशा नई नई और अच्छी वैरायटियों का आपको चयन करना होता है। इसके साथ साथ अपने क्षेत्र के हिसाब से आप किस्मों का चयन करिए। आपके राज्य में जो किस्में लगाने के लिए अनुमोदित की जाती हैं उन्हीं का चयन करेंगे तो ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो पहला बात क्या होता है कि हाँ, उत्पादन कम होने का एक वजह हो सकती है अच्छी वैरायटी का चयन ना करना। दूसरा कारण होता है समय। समय का आपको ध्यान देना पड़ेगा, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से बुआई। अगर आप बहुत जल्दी या बहुत देर में बुआई करते हैं तो भी उत्पादन कम मिलता है। तो समय सभी चीज़ में महत्वपूर्ण होता है और खेती बाड़ी में भी समय का काफ़ी अहम योगदान होता है। समय से अगर आप बुआई करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, समय से सिंचाई करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, तो भी आप गेहूं में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो समय बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा बड़ा कारण होता है फास्फोरस तत्व की पूर्ति सही से ना करना या फिर कुछ गलतियां करना। अब कई बार फास्फोरस की बात की जाए तो हम या तो डीएपी डालते हैं, एनपीके डालते हैं, या फिर एसएसपी डालते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी खाद का इस्तेमाल करिए, चाहे डीएपी डालिए, चाहे एसएसपी, चाहे एनपीके डालिए, फिर भी ज़्यादातर किसान साथी डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गलती हम ये करते हैं कि बुआई के समय कई बार हम खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। तो अगर आप यही खादें, मान लीजिए आपने फास्फोरस वाली कोई भी खाद बुआई के समय नहीं डाला, बाद में डाला, तो आपके पौधे उसका ज़्यादा उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो फास्फोरस होता है ये स्थिर होता है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं। अगर आप जहाँ पे डालेंगे वहीं पे रह जाता है। तो फास्फोरस अगर आप चाहते हैं पौधे ज़्यादा उपयोग कर पाएँ तो इसका इस्तेमाल आपको बुआई के समय ही करना होता है। गेहूं की बुआई के समय ही आपको डीएपी हो या फिर एसएसपी हो या फिर आपका एनपीके 12-32-16 या एनपीके 10-26-26 या एनपीके 14-35-14 या एनपीके 20-20-0-13, कोई भी एनपीके हो, ये आपको बुआई के समय ही डालना है, तभी अधिकतम लाभ आपके पौधे इसका ले पाएंगे। कई बार फास्फोरस सही से ना मिलने से पौधे में जड़ों का विकास ही नहीं हो पाता है। अब जब पौधे में जड़ विकास ही नहीं होगा तो पौधे का विकास कहाँ से हो पाएगा। जब पौधे का सही से विकास नहीं होगा तो बालियाँ पतली छोटी कमज़ोर निकलेंगी। जब बालियाँ पतली छोटी कमज़ोर निकलेंगी, दाने भी वैसे ही आएंगे और उत्पादन भी हमें कम ही मिलेगा। तो फास्फोरस भी एक आवश्यक तत्व होता है पौधे के अच्छे विकास के लिए। इसका भी इस्तेमाल आपको सही समय पे करना है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की भी बात कर लेते हैं। नंबर 4 पे हमने नाइट्रोजन को ही रखा हुआ है। सही समय पे नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करेंगे तो किसी भी फसल में आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा अगर किसी तत्व की कमी है तो वो है नाइट्रोजन। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा अगर किसी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो है नाइट्रोजन वाली खाद, जिसमें हम यूरिया खाद का इस्तेमाल खासकर ज़्यादा करते हैं। वैसे नाइट्रोजन आपको एनपीके में भी मिल जाता है, डीएपी में भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर यूरिया की ही हम बात करते हैं। गेहूँ की फसल में यूरिया आपको 3 बार डालना होता है। पहली बार गेहूं की बुआई के समय 20-22 किलो यूरिया डालिए। दूसरी बार पहली सिंचाई पर आपको 40-45 किलो यानी 1 बैग यूरिया, 1 कट्टा यूरिया डालिए। और अंतिम बार यूरिया दूसरे पानी पे आपको डालना होता है 40-45 किलो यानी 1 बैग के आसपास। तो यहाँ पे यूरिया 3 भागों में बांट के आपको डालना होता है। अगर आप एसएसपी डालते हैं बुआई के समय तो आपको बुआई के समय भी 40-45 किलो यूरिया डालना होता है। बुआई के समय 20-22 किलो यूरिया आपको तब डालना है जब आप एनपीके या फिर किसी डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एसएसपी डालते हैं, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो हमें यूरिया थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको लगभग 50 दिन के अंदर या अधिकतम 55 दिन के अंदर गेहूं की फसल में कर देना। इसके बाद यूरिया आपको नहीं डालना। इसके बाद जो भी हम खादें डालते हैं, कुछ हम एनपीके वगैरह डालते हैं, वो हम बाद में डालते हैं, जिससे हमारे पौधे में बालियों का विकास अच्छे से हो सके, अच्छा लाभ हमें मिल सके। तो यहाँ पे नंबर 4 पे हो गया नाइट्रोजन। नंबर 5 पे हो गया, जिसका इस्तेमाल आजकल हम ना ही करते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में करते हैं। वजह बहुत सी है। वजह है, सबसे बड़ी वजह है कि इसकी कीमत ज़्यादा हो गई है। दूसरी वजह बहुत सारी हो सकती है कि
कि आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप ही जानिए। फिलहाल नंबर 5 वाली जो खाद है वो है पोटास। पोटास का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो भी हमें उत्पादन कम मिलता है। हालांकि पोटास की ज़्यादा कीमत होने से ही ज़्यादा किसान साथी इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको मिलता ही मिलता है। पोटास की कमी से आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम रहती है, जिससे पौधे में बीमारियाँ ज़्यादा लगती है। पोटास की कमी से पौधे में प्रकाश संश्लेषण सही से ना होने से पौधे भोजन सही से नहीं बना पाते हैं। पोटास से तने कमज़ोर होते हैं। पोटास की कमी से बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर निकलती हैं, बालियों के अंदर दाने का भराव वगैरह नहीं हो पाता है। तो पोटास भी एक आवश्यक तत्व में गिना जाता है। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस और फास्फोरस के बाद पोटास आपके पौधे के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक एक मुख्य तीनों तत्व होते हैं। तो यहाँ पे पोटास का इस्तेमाल भी आपको गेहूं की फसल में करना ही करना चाहिए। 25 से 30 किलो पोटास आपको गेहूं की बुआई के समय ही डाल लेना है, तभी अधिकतम लाभ मिलेगा। बाई चांस ना डाल पाए हो तो पहले पानी तक आप पोटास डाल सकते हैं, इसके बाद आपको नहीं डालना चाहिए। तो पोटास भी आपको अपने गेहूँ में इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर किसी भी फसल में पोटास का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। 5वां कारण होता है पोटास का इस्तेमाल ना करना। 6वां सबसे बड़ा कारण हो सकता है जिंक का इस्तेमाल करना या फिर सही से ना कर पाना। अब जिंक का इस्तेमाल हम 2 तरह से करते हैं। एक तरीका होता है मिट्टी में इस्तेमाल करना, दूसरा तरीका होता है स्प्रे करना। अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो यहाँ पे कई बार ये खादें अच्छे से, जितने भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली खादें होती हैं, ये सही से मिट्टी में काम नहीं कर पाती हैं। कई बार कुछ भी मतलब चीज़ें गलत हो जाती हैं तो अच्छे से नहीं लग पाता है। तो अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करिएगा तो अच्छा लाभ मिलता है। तो जिंक अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो आपको 33% वाला 750 ग्राम या 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है लगभग 1 किलो, या फिर जो चिलेटेड जिंक आती है 12% वाला 120 ग्राम, इन तीनों में से कोई भी एक जिंक आपको 2 बार इस्तेमाल करना है। पहली बार पहले पानी के आसपास, दोबारा से दूसरे पानी के आसपास, या फिर 10-15 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप जिंक सल्फेट का स्प्रे करते हैं तो आपको साथ में यूरिया 1 से 2 किलो या 3 किलो तक मिला लेना है। अगर आप चिलेटेड वाली जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी खाद के साथ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, एनपीके के साथ भी डाल सकते हैं, बस अलग अलग घोल आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। जब पहले पानी पे आप यूरिया डालिए तब आप जिंक का इस्तेमाल करिए। कई बार हम बुआई के समय जिंक डाल देते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, क्योंकि जिंक और फास्फोरस हम एक साथ नहीं डाल सकते। अगर आप डालते भी हैं तो ये दोनों तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट। यह तत्व अघुलनशील हो जाता है, मतलब पौधे इसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। आपका फास्फोरस भी बेकार हो जाता है, आपका जिंक भी बेकार हो जाता है, तो आपका ही नुकसान होता है। आपने खादों का इस्तेमाल भी किया लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। तो बुआई के समय हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, इसलिए आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि 20 दिन का अंतर देना चाहिए। अगर आपने बुआई के समय जिंक डाल मतलब कोई भी फास्फोरस वाली खाद डाला तो कम से कम 20 दिन के बाद ही आपको मिट्टी में दोबारा से जिंक वाली खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका आप स्प्रे विधि से कभी भी डाल सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। बस जिंक का आपको फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के नहीं डालना है, और 12% वाला आप जिंक मिला भी सकते हैं लेकिन अलग अलग घोल बनाने के बाद। इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, कई बार हम सभी खादों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो भी नुकसान होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनियां अच्छे अच्छे ब्रांड जो हैं इसको बनाते भी हैं एक साथ, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप, जो ये सूक्ष्म तत्व होते हैं ये भी आप डाल सकते हैं। 8वां सबसे बड़ा कारण हो सकता है कुछ चीज़ें हम स्प्रे विधि से डालते हैं लेकिन वो भी हम सही से नहीं डाल पाते हैं। जैसे हम कुछ एनपीके डालते हैं, अब गेहूं की फसल में ज़्यादा तो नहीं, 2-3 एनपीके आप डाल सकते हैं। पहला एनपीके डालिए 19-19-19 पहले पानी के बाद। दूसरा एनपीके डालिए 0-34 बालियाँ निकलने से पहले, और अंतिम एनपीके 0-050 या 13-045 बालियाँ निकलने के बाद इस्तेमाल करिए। अब एनपीके 13-045 आपको बालियाँ निकलने के बाद तब डालना है जब फ्लैग लीफ में पीलापन हो। पीलापन फसल में दिखता है तो पौधे में अच्छे से दाने का भराव नहीं होता है, तो पीलापन हो तो उस दशा में आप 13-045 डाल सकते हैं। बाकी आपको नहीं डालना है, बाकी आप 0-050 भी अपने सामान फसल में डालेंगे तो दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। बालियाँ निकलने से पहले आप बोरोन भी डाल सकते हैं, कई बार बोरोन की कमी से भी नुकसान हो जाता है। तो सही समय पे आपको स्प्रे करना है। एनपीके 19-19-19-25 वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं एनपीके, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम 25 से 35 दिन के आसपास ही रहने वाला है। नंबर 9 पे हमने रखा है सिंचाई। हम सब कुछ सही से करते हैं लेकिन समय से सिंचाई नहीं करते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो गेहूँ में पहला पानी 20 से 25 दिन पर, या फिर आप 25 से 30 दिन पर भी लगा सकते हैं अपने फसल के हिसाब से, तो 20 से 25 दिन समय माना जाता है।
दूसरा पानी 40-45 दिन पे, तीसरा पानी 65 से 70 दिन पे, और इस हिसाब से आपको आगे पानी अपनी फसल, अपनी किस्म के वैरायटी के तैयार होने के समय के आधार पे लगाना होता है। मिट्टी में नमी के आधार पे आपको लगाना होता है। सिंचाई भी आवश्यक होती है, केवल खादों के इस्तेमाल से ही हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी उत्पादन कम मिलता है। इसके साथ साथ 10वां बड़ा कारण हो सकता है सही से देखभाल ना करना। अब सही से देखभाल का मतलब ये होता है कि जब आप अपने खेत में जाएंगे, अच्छे से निगरानी करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके खेत में पानी की कमी है, आपके खेत में पत्तियों में पीलापन है, आपके खेत में कोई बीमारी का अटैक तो नहीं हो गया है। तो ये सब बातें आपको केवल बाहर से देखने से नहीं पता चलेगा, अपने खेत में आपको जाना पड़ेगा, अच्छे से निगरानी करनी पड़ेगी। तो कम से कम 2 या 3 दिन में एक बार आपको अपने खेत में जाना ही चाहिए। अच्छे से देखभाल करिए। किसी बीमारी का अटैक ऐसा नहीं कि हाँ पूरे खेत में कोई बीमारी एक साथ फैल जाती है, कोई ना कोई शुरुआती स्थान होता है। तो अगर आपको पहले से ही बीमारी के बारे में, किसी रोग के बारे में पता चल जाएगा, तो एक तो आपको फायदा यह मिलेगा कि आप उसका नियंत्रण बहुत जल्दी कर पाएंगे, आपका खर्चा कम होगा और आपकी फसल में नुकसान भी काफ़ी कम होगा। तो सही से देखभाल करिए, समय से खादों का इस्तेमाल, अच्छे से देखभाल, समय से सिंचाई, समय से सब कुछ करेंगे तो आप भी गेहूं में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।